एक शादी के अंदर मंडप सजा हुआ था। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से दूल्हा बेहोश होता है और जैसे उसको होश में लाया जाता है वह एकदम से अपने जूतों को उठाता है और मंडप से भागने लगता है। अब यह बात देखकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और जो दूल्हे के घर वाले होते हैं वह भागकर उसको पकड़ते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई तू इस तरह से क्यों भाग रहा है। लेकिन जो दूल्हा होता है वह अपने घर वालों तक को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं कौन हूं और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं और तुम लोग ये मेरे साथ क्या करवा रहे हो। इस बात को सुनते ही पूरे घराती और जो बाराती होते हैं सभी के बीच में हड़कंप सा मच जाता है और सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लड़के के परिवार वाले भी हैरान हैं क्योंकि शादी से पहले इस लड़की को अच्छी तरह से उसने देख लिया था और देखकर पसंद किया था, लेकिन अब ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या हुआ था उस दूल्हे को ऐसा जो वो ऐसी बातें कर रहा था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है संदीप। संदीप जो कि फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहा है और शादी के योग्य हो गया है। संदीप के घर परिवार के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है, तो इसी वजह से उसके माता पिता अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। इसके बाद संदीप के माता पिता उससे शादी के लिए पूछते हैं तो वह भी खुशी खुशी हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, आप बेशक से मेरी शादी करा दो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की को ढूंढकर उससे उस लड़के की शादी तय करा देते हैं। लड़की को जैसे संदीप देखता है तो देखते ही पसंद कर लेता है और शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इधर जो लड़की वाले होते हैं उन लोगों को भी लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि संदीप पढ़ा लिखा था और साथ में उसके पास अच्छी खासी ज़मीनें जायदाद थी। इसके बाद जो शादी की तैयारियां होती हैं जोर शोर से चलने लगती हैं। इधर लड़की वाले भी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, इधर जो लड़के वाले हैं वो भी अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन दोनों की शादी होनी थी। ये समय होता है दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 में दोनों की शादी होनी थी और इसी दिन जो संदीप होता है वो अपने यहाँ से बारात लेकर सीधा लड़की के घर पहुँच जाता है जहाँ पर आज उसकी शादी होनी है। वह बड़ा ही खुश है और बारात के अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं वह भी हंस खिलखिला रहे हैं और नाच कूद रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे शादी समारोह का काम आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और जो मैरिज हॉल होता है उसके दरवाजे पर दूल्हे का और बारातियों का अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। स्वागत के बाद उनको अंदर ले जाया जाता है और वहां पर दूल्हा दुल्हन की वरमाला होनी थी और उसके लिए एक अच्छा सा स्टेज लड़की वालों ने तैयार करवा रखा था। इसके बाद दूल्हा स्टेज पर चढ़ जाता है और उसके बाद जैसी दुल्हन आती है मुस्कुराते हुए तो दूल्हा हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाता है। वहां पर जाने के बाद उनका वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, यानी कि कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। तभी अचानक से दूल्हे का जो एक साथी होता है वह उस स्टेज पर चढ़ता है और दूल्हे के कान में कुछ कहने लगता है। अब जैसे ही दूल्हा इस बात को सुनता है तो सर्दियों के टाइम में उसके माथे पर पसीने दिखने लगते हैं और देखने से लग रहा था कि मानो कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही हो। इसके बाद भी वो जैसे तैसे करके वरमाला के प्रोग्राम को कंप्लीट करता है और उसके बाद अपनी जगह पर बैठ जाता है जहां पर दूल्हे को बिठाया गया था। दूल्हा बैठा बैठा बहुत कुछ सोच रहा है और उसके बाद से उसके चेहरे की जो स्माइल थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब यह सब कुछ बारात के अंदर बैठा हुआ ही एक व्यक्ति नोटिस कर लेता है और वह सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग हुआ करते हैं जो किसी दूसरे को देखकर बहुत कुछ उसके बारे में सोचा करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों में से भी कुछ ऐसे होंगे जो मेरे को देखकर बहुत कुछ सोचा करते होंगे। खैर छोड़ो, एक छोटा सा मजाक था। आते हैं अपनी कहानी पर। तो दूल्हा वहां पर बैठा बैठा बहुत कुछ मन के अंदर सोच रहा है और यह सब कुछ वह व्यक्ति बैठा बैठा देख रहा है। इसके बाद कुछ बाराती खाना खाने के बाद वहां से वापस लौट जाते हैं और वहां पर कुछ गिने चुने लोग रह गए थे, जिनमें से एक वह बुजुर्ग व्यक्ति भी था जो दूल्हे के इन सभी समस्याओं को देख रहा था और उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। दूल्हे को फेरों के लिए बुलाया जाता है और वहां पर जाकर दूल्हा बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सर्दियों का समय है लेकिन दूल्हे को अब तक भी पसीने आ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे फेरों का समय आ जाता है और जैसे ही अचानक से फेरों का समय आता है, दुल्हन मंडप पर आकर उसके साथ में बैठ जाती है तो अचानक से जो दूल्हा होता है वो बेहोश हो जाता है। अब यह सब कुछ देखकर पंडित जी और जो बाराती थे और घराती थे सभी लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं और दूल्हे को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी पंडित जी के पास एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी होता है तो उस पानी से उस
उस दूल्हे के मुंह पर छींटे मारे जाते हैं और छींटे मारने के बाद वह दूल्हा होश में आ जाता है। अब जैसे ही भीड़ को इधर उधर से अपने ऊपर झुकता हुआ दूल्हा देखता है तो एकदम से उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है और खड़ा होकर अपने उन जूतों को, जिन जूतों को पहनकर वह शादी करने के लिए आया था, उनको अपने हाथ में उठाता है और उस जगह से बाहर की तरफ भागने लगता है। अब जैसे दूल्हे को इस तरह से भागते हुए देखते हैं तो जो लड़के पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो एकदम से उसके पीछे भागते हैं और उसको पकड़कर रोकते हैं, लेकिन रुकते ही वो कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद दूल्हे पक्ष वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। दरअसल उसने रुकते ही कहा था कि कौन हो आप लोग और मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ रहे हो और आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। अब यह सब कुछ सभी को पूरी तरह से हैरानी में डाल देता है और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर दूल्हे को ऐसा क्या हो गया जो वो बेहोश होने के बाद इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद दूल्हे को पकड़कर वहां से एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और कुछ लोग लड़की वालों की तरफ से और कुछ लड़के वालों की तरफ से वहां पर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन जो दूल्हा होता है वह ना तो इनमें से किसी को पहचान रहा था और ना ही उसे अपना असली नाम पता था। अब यह बात देखकर जो बाराती थे वो तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन जो घराती होते हैं उनको गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि ये कोई नाटक कर रहा है और इसी वजह से वो वहां पर तेज तेज आवाज में उनसे बात करने लगते हैं। इसके बाद जो बारात में दूल्हे पक्ष की तरफ से कुछ बुजुर्ग व्यक्ति थे वो उनको समझाते और कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, पहले मामले को समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लड़के को ये सब कुछ हो गया। कुछ लोग वहां पर बातें बना रहे थे कि शायद हो सकता है इस लड़के को कोई मानसिक बीमारी है और इसी वजह से ये ऐसा कर रहा है, इन लोगों ने हमारे साथ दगा किया है। तो इस बात को लेकर भी खींचातानी हो रही थी और उन लोगों के बीच में इन सभी बातों को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको समझाते हैं और कहते हैं कि बैठो तो सही, हम अभी यहाँ से कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं जो आप लोग इस तरह का बिहेव हमारे साथ कर रहे हो। उसके बाद थोड़ी देर में माहौल शांत होता है और शांत होने के बाद जो लड़के का पिता होता है वह अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटा क्या हुआ तुझे और तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी जो लड़का होता है वह अपने पिता की तरफ अजीब निगाहों से घूर घूर कर देखता है और कहता है कि कौन है तू और यहाँ पर मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद जो दूल्हे का पिता होता है वो अपने पैर में से अपनी जूती निकालता है और 2-3 जूती रखकर उसे मार देता है। इसके बाद दूल्हा अपने हाथों से अपने आप को बचाता है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे बाराती और घराती वह सभी दूल्हे के पिता को दूर हटाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जवान बेटा है, इस तरह से नहीं पीटा करते। तो वो कहने लगता है कि इसने मेरी नाक कटा दी, आज तक भी इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आज ये सब कुछ दिखा रहा है। अब कुछ लोग बारातियों की तरफ से समझदार इकट्ठा होते हैं और कुछ घरातियों की तरफ से समझदार इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहां से एक डॉक्टर साहब को कॉल लगाया जाता है और उनको फोन लगाकर यहां पर बुला लिया जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, दूल्हे का चेकअप करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं वो जब चेकअप कर लेते हैं तो उनको बताते हैं कि दूल्हा पूरी तरह से स्वस्थ है और इसको कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। अब यह बात देखकर वो लोग फिर से परेशानियों से घिर जाते हैं कि यह फिर ऐसे क्यों कर रहा है जैसा इन्हें आज तक कभी तक किया ही नहीं है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति जो काफी देर से उस दूल्हे की हरकतों को नोटिस कर रहा था वह सामने आता है और सभी के सामने अपनी बात को रखने के लिए आग्रह करता है। अब सभी लोग उससे कहते हैं कि बताओ आपको क्या कहना है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि जब से इसके दोस्त ने स्टेज के ऊपर इससे कुछ कहा है तभी से इसके चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं और मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब इसके बाद दूल्हे से पूछा जाता है, लेकिन दूल्हा इस बारे में कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, वह तो अपने आप तक को नहीं पहचान रहा था। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह कहता है कि इससे मत पूछो, लेकिन इसके दोस्त को बुलाओ, उसको जरूर पता होगी। अब इसके बाद जब दोस्त के बारे में पता किया जाता है तो जो दोस्त होता है वहां से वापस चला गया था अपने गांव की तरफ। तो जो दूल्हे का पिता होता है वह एक लड़के से कहकर उसको फोन मिलवाता है और उससे कहता है कि फौरन से यहां पर आ जाओ, तुम्हारे दोस्त को कुछ हो गया है और वह बार बार तुम्हें पुकार रहा है। ऐसा कहकर वह फोन करवा देता है और जैसे ही दूल्हे का दोस्त ये बात सुनता है तो फौरन से वहां से भागा दौड़ा बारात घर में आ जाता है। लगभग आधे घंटे के सफर तय करने के बाद वह वहां पर आ गया था और वहां पर आते ही बाराती और घराती उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस बात के बारे में पूछने लगते हैं। अब जैसे ही वो उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो वो कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो वैसे ही भाभी जी को लेकर थोड़ा सा मजाक कर रहा था। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहने लगता है कि नहीं, बात ये नहीं है, बात कोई ना कोई और होगी, इतनी छोटी सी बात को लेकर तो ऐसा नहीं करता।
इसके बाद वह दोस्त तरह तरह की बातें बताने लगता है, लेकिन सही वजह उनको नहीं बताता है। तभी जो घराती होते हैं यानी कि लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वह उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर मार पीटने की धमकी देने लगते हैं। अब जब उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर मैं दोस्त की बारात में आया हूँ और यहाँ पर मुझ पर पिटाई लग जाएगी अगर मैंने सच्चाई नहीं बताई, तो वह एकदम से हाथ जोड़ लेता है और सभी लोगों के सामने सच्चाई बताने लगता है। वह बताने लगता है कि संदीप कॉलेज में एक अंजू नाम की लड़की से प्यार किया करता था और उस लड़की ने हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो भेजे हैं जिनके बारे में मैंने इसको बताया था। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि कैसे वीडियो हैं और क्या कहा गया है उन वीडियोज में। तो वो बताता है कि अंजू ने कहा है कि अगर तुमने आज शादी कर ली तो तुम्हारी शादी वहां पर होगी और मैं यहां पर इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। यह बात जब मैंने इसको बताई तो उसके बाद ये इस बात की काफी ज्यादा टेंशन लेने लगा और इसी वजह से हो सकता है ये सब कुछ हो गया है। इसके बाद जो लड़के का पिता होता है वह अपने बेटे संदीप की तरफ जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा क्या ऐसी ही बात है। तो वो कह देता है कि हाँ पिताजी ऐसी ही बात है और इसी वजह से मैंने सब कुछ किया है। अब यह बात सुनकर जो लड़की वाले होते हैं वो फिलहाल फिर से एक बार गर्म हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, पहले तो तुमने लड़की को देखकर पसंद कर लिया था, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह लड़की मुझसे इतना प्यार किया करती है कि मेरे बिना इस दुनिया को छोड़कर जाने की बात कर देगी। मैं तो वैसे ही समझ रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि वीडियो में पूरी तैयारी करके बैठी हुई है और जैसी मेरी शादी कंप्लीट होगी उसके बाद ये अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगी। उसके बाद जो वहां के कुछ गणमान्य लोग होते हैं वह उस लड़के से, जिस लड़के ने संदीप को बताया था कि इस तरह से हो रहा है, उससे कहते हैं कि ऐसा कर, उस लड़की के पास फोन कर और हम लोग उससे बात करेंगे। लड़की वाले जो होते हैं उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की से बात करता है और कहने लगता है कि बेटी अब इस शादी को खराब मत कर, तेरी वजह से काफी ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान हो गए हैं। लेकिन जो वह लड़की अंजू होती है वो उनसे कह देती है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही, मैं केवल संदीप की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ और जैसे उसकी शादी होती है तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। ऐसा कहने के बाद वह लड़की फोन काट देती है। इन सभी बातों को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। अगर इस लड़के की शादी करते हैं तो वहां पर एक लड़की इसकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगी और शादी नहीं करें तो हमारा ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहां पर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को पूरा मामला समझाते हैं। अब जब पुलिस पूरा मामला समझती है तो वो भी असमंजस में पड़ जाती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए। पुलिस वाले एक बार उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों से भी वो लड़की ऐसी कह देती है कि जब इसकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाऊंगी, आप बेशक से इसकी शादी कर लो, मुझे आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यह सब कुछ देखकर जो पुलिस वाले होते हैं वह उस लड़की को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, हम इस लड़के की शादी बिल्कुल से नहीं होने देंगे। इसके बाद जो लड़की वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि साहब आपने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन हम शादी कैसे ना करें, क्योंकि इस शादी के अंदर हमारा 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आ गया है और इस खर्चे की भरपाई कौन करेगा। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो लड़के पक्ष वालों को बुलाते हैं और उनसे इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि देखो एक लड़की अगर बेमतलब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो बहुत ही बुरा रहेगा, इससे अच्छा तो वो तुम्हारे घर की दुल्हन बन जाएगी और इस लड़की की शादी का जो भी खर्चा आया है उस खर्चा को अपने पास से आप दे देना। अब इस बात को सुनकर जो दूल्हे का पिता होता है वो बड़ा ही मायूस हो जाता है, क्योंकि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन लोगों को दे सके और यहां से अपनी बारात को वापस ले जा सके। लेकिन तभी उसे ज्ञात होता है कि उसके छोटे भाई का लड़का जो इसकी ही हम उम्र का है, लगभग 2-3 महीने का डिफरेंस है, वो भी शादी के योग हो गया है। तो वह उसकी शादी की बात यहां पर करने लगता है और कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मेरा बड़ा बेटा ही तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे छोटे भाई का लड़का है, मैं उसकी इस लड़की से शादी करा देता हूं अगर ये लोग राजी हों तो। उसकी भी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी है और जितनी प्रॉपर्टी इस पर आती है उतनी ही प्रॉपर्टी उस पर आती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और वह लड़का भी यहीं पर है। इस बात को सुनने के बाद जो लड़की वाले होते हैं वो थोड़ी देर तक विचार विमर्श करते हैं, लड़के को देखा जाता है और लड़के को देखने के बाद सब कुछ सेटल हो जाता है और वहां पर संदीप की जगह उसके चाचा के लड़के की शादी करा दी जाती है। ना तो उनके पैसे खराब हुए और ना ही उन लोगों की किसी भी तरह से बेइज्जती हुई। जिस गांव से बारात आई थी उसी गांव में वो लड़की शादी होने के बाद जाने वाली थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो संदीप होता है वो अपना फोन लेता है और फोन लेने के बाद उस लड़की मंजू को बता देता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी जगह मेरे चाचा के लड़के की शादी हुई है और अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। इसके बाद संदीप अपने पिता से उस लड़की से शादी करने के लिए बोलने लगता है और वहां से जब वो लोग शादी करके वापस चले जाते हैं तो मंजू के घर वालों से संदीप का पिता बात करता है और बात करने
के बाद जो मंजू के घर वाले होते हैं वह भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद जो संदीप होता है वो दोबारा से बारात लेकर मंजू के वहां जाता है और मंजू से सकुशल शादी करके उसे अपने घर के अंदर दुल्हन बनाकर ले आता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर आप लोगों ने देखा किस्मत का खेल। जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे ही मिलता है। चाचा का लड़का जो बारात करने के लिए गया था उसकी शादी हो गई और जो शादी करने के लिए गया था वह वहां से खाली हाथ लौट आया। लेकिन उसके बाद उसने जिंदगी में दो बारात लेकर अपने घर से चला था और उसकी दूसरी शादी सफल होती है। जो लड़की उसकी दुल्हन बननी थी वो उसके चाचा के लड़के की दुल्हन बन गई है और जो चाचा सोच भी नहीं रहा था कि उसके बेटे की शादी होगी, उसकी अचानक से शादी हो गई और शादी में बिल्कुल भी खर्चा नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी दोस्तों आज की कहानी को बताने के बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है ये अच्छा लगता है या नहीं? क्योंकि कई कमेंट आते हैं वो कहते हैं कि अच्छा है और कई लोगों का कहना है कि ये बैकग्राउंड बिल्कुल बेकार लगता है, अब आप इसको बदल दीजिए, काफी दिन हो गए हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कमेंट करने हैं और ये बताना है कि बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।